गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम जलवायु वर्गीकरण के दूसरे भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स पार्ट 2। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पहले भाग में हमने जाना मौसम और जलवायु क्या होता है। वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उसकी जो लघु अवधि होती है उसको हम मौसम बोलते हैं, और मौसम का जो लंबा प्रभाव होता है, लंबे समय के लिए जो देखने को मिलता है, उसको हम जलवायु बोलते हैं। हमने ये अंतर उसमें पहले भाग में जाना था। साथ ही जलवायु के वर्गीकरण किस किस आधार पर किए जाते हैं इसको भी हमने पहले वाले भाग में पढ़ा कि जलवायु के वर्गीकरण तापमान के आधार पर 3 प्रकार से: उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, और शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन होते हैं। पवनों के आधार पर ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध होते हैं। फिर वनों के वर्षा के आधार पर भी हमने बात की थी, लेकिन समुद्र से दूरी के आधार पर पहले की थी। समुद्र से दूरी के आधार पर समुद्री जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु, और फिर जो मुख्य इसमें एक रह गया आपका पर्वतीय जलवायु। ये 3 जलवायु हमने समुद्र से दूरी के आधार पर की थी। साथ ही वनस्पति के आधार पर भी जलवायु का वर्गीकरण देखने को मिला था, और मुख्यतः उसमें कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कोपेन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें इंग्लिश के बड़े अक्षरों को मुख्य जलवायु के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें थी A, B, C, D, E और H। ए आपका उष्ण कटिबंध के लिए था, बी शुष्क जलवायु के लिए था, सी उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु के लिए था, डी शीत शीतोष्ण जलवायु के लिए था, ई आपका ध्रुवीय जलवायु के लिए था, और एच पर्वतीय जलवायु के लिए था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। थॉर्नवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण। प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु विज्ञानवेत्ता थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण को 2 विशिष्ट भागों में वर्गीकृत करके वर्णन किया है। पहला वर्गीकरण 1931 और दूसरा 1933 में प्रस्तुत किया, तथा इसके बाद 1948 में पुनः इसको प्रस्तुत किया। थॉर्नवेट ने आगे चलकर 1955 में अपने वर्गीकरण का संशोधन भी प्रस्तुत किया। दोनों वर्गीकरण प्राय एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है। 1933 में किए गए वर्गीकरण में केवल पौधों को ही मौसम विज्ञान का एक विशेष यंत्र माना, जिसकी सहायता से मौसम के तत्वों की जानकारी की जा सकती है। 1948 में दूसरा वर्गीकरण में पौधों को केवल प्राकृतिक साधन नेचुरल सोर्स के रूप में माना, जो कि धरातलीय जल को वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंचाते रहते हैं। थॉर्नवेट ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में वर्षण की प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा के मौसमी वितरण को ही मुख्य माना। उन्होंने इन 3 तत्वों के संयोग से 23 वर्गों को मान्यता दी। यदि इनका संपूर्णतः विस्तृत उपविभाजन किया जाए तो 120 वर्ग तैयार होते हैं। यहाँ पर थॉर्नवेट के वर्गीकरण के आधारभूत तथ्यों को ही मुख्यतः हम समझा रहे हैं। पहला, वर्षण की प्रभाविता। थॉर्नवेट ने इस तत्व में अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों को आधार माना, वर्षा के लिए P तथा वाष्पन के लिए E का प्रयोग किया। दोनों जो है, वर्षा के लिए P मतलब प्रेसिपिटेशन, और वाष्पन इवेपोरेशन होता है, उसके लिए इन्होंने E इस्तेमाल किया। इन दोनों अक्षरों के द्वारा वर्षा की प्रभाविता को सही ज्ञात करने के लिए एक सूत्र P/E माना, जिसके द्वारा 12 महीनों की कुल प्राप्त वर्षा को 12 महीने के कुल वाष्पीकरण से भाग दे दिया जाता है। वाष्पन की गणना करने के लिए थॉर्नवेट ने वाष्पन मापने के यंत्रों का प्रयोग किया।
ऐसे यंत्र तब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा संसार के किसी भी देश में उपलब्ध नहीं थे। वर्षन प्रभाविता अनुपात से अभिप्राय है संपूर्ण वर्षन का वह भाग जो वनस्पति की उत्पत्ति व विकास को प्रभावित करता है। वाष्पन सूत्र P/E द्वारा इस वर्गीकरण का आर्द्रता की स्थिति के अनुसार 5 बड़े भागों में बांटते हुए प्रत्येक आर्द्र प्रदेश का वनस्पति के विशिष्ट प्रारूप से संबंध बताया गया है। उनके द्वारा जो वर्षन की प्रभाविता के आधार पर विभाजन किया गया था वो इस प्रकार से मुख्यतः 5 क्रम लिए उन्होंने A, B, C, D, E। A है अधिकतर आर्द्रता वाला विभाजन, वनस्पति उसमें अधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं और वर्षा या वाष्पीकरण का जो मूल्य निकलता है वो 320 सेंटीमीटर से अधिक इसमें देखने को मिलता है। दूसरी कैटेगरी B आर्द्र के लिए इस्तेमाल किए और इसमें आर्द्र वनस्पति पाई जाती है और P/E का जो मान निकल रहा है वो 160 से 318 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। C कैटेगरी में कम आर्द्र जिसमें घास स्थल वन पाए जाते हैं और P/E मतलब वाष्पन बटा वाष्पीकरण का जो मान है वो 80 से 157 सेंटीमीटर निकलता है। चौथी कैटेगरी D अर्धशुष्क जो कि स्टेपी वन की है और इसमें मान निकलता है 40 से 78 सेंटीमीटर। और आखिरी कैटेगरी है शुष्क आर्द्रता की जिसके अंदर वनस्पति मरुस्थली पाई जाती है या ज़ीरोफिटिक और इसमें जो मान आ रहा है वर्षन भाजक वाष्पीकरण का वो 40 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है। मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर ऊपर दिए हुए आर्द्र विभाजनों को ऋतु संबंधी चिन्हों के आधार पर पुनः 5 उप विभागों में विभाजित किया गया है। 5 उप विभागों में जो विभाजित किया है उसके लिए जो इन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षर इस्तेमाल किए वो है R बराबर साल भर अधिक वर्षा, S बराबर ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, W शीत ऋतु में कम वर्षा और W' बसंत ऋतु में कम वर्षा और D साल के प्रत्येक महीने में कम वर्षा। दूसरा जो आधार इन्होंने लिया वो है तापीय दक्षता का। प्रत्येक जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता का विशेष महत्व होता है। तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए औसत मासिक तापमान को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित किया जाता है। तापीय दक्षता को T/E सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस सूत्र को निम्न 2 प्रकार से हल करते हैं। तापीय दक्षता अनुपात बराबर T/E अनुपात बराबर T-32 भाग दिया 4 का। यहाँ T है औसत मासिक तापमान और दूसरा जो सूत्र इसमें है तापीय दक्षता सूत्र वो है समीशन I बराबर 1 से 12 ये महीनों के लिए है कोष्टक के अंदर T-32/4। इस सूत्र के आधार पर ही थॉर्नवेट ने धरातल के तापमान को 5 तापीय प्रदेशों में विभक्त किया है। तापीय दक्षता के आधार पर थॉर्नवेट ने जो विभाजन किया है वो इस प्रकार से A', B', C', D', E', F', जिसमें A' में उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है और यहाँ पर 320 से अधिक T/E सूत्र से मान निकल रहा है। दूसरी कैटेगरी B' मध्य तापीय या मीसोथर्मल, यहाँ पर मान 160 से 318 सेंटीमीटर में निकल रहा है। फिर C' न्यून तापीय माइक्रोथर्मल 80 से 157 इसका मान निकल रहा है। D' टैगा जलवायु इसमें मान 40 से 78 सेंटीमीटर है। E' टुंड्रा जलवायु इसमें मान 3 से 37 सेंटीमीटर है और F' हिमाच्छादित या फ्रॉस्ट वाला क्षेत्र इसमें 0 से कम मान देखने को मिलता है। तो ये तापीय दक्षता के आधार पर मुख्य 5 तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया। वर्षा का मौसमी वितरण ऐसा बहुत कम पाया जाता है कि वर्षा वर्ष पर्यंत समान होती रहे। यदि कुछ स्थानों पर ऐसा होता है तब भी वहाँ की जलवायु में बहुत अंतर पाया जाता है।
इस अंतर के अनेक कारण हैं जो जलवायु के विभिन्न तत्वों पर आधारित हैं। वर्षा का मौसमी वितरण ग्रीष्म, शीत एवं बसंत ऋतु के अनुसार दर्शाया जाता है। थॉर्नवेट ने वर्षा के मौसमी वितरण को आगे और उपविभागों में बांटा, जिनको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों R, S, W, W' और D द्वारा प्रदर्शित किया। इस प्रकार किसी स्थान की जलवायु उपयुक्त तत्वों और सूचकांकों के समूहन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र की जलवायु को 3 वर्गों में प्रदर्शित किया जाता है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग बड़ा CA-W उप विभाग में आता है। इसके अलावा BAW, AAT, CBW, DA-W जलवायु उप विभाग भी भारत में पाए जाते हैं। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का मूल्यांकन। थॉर्नवेट के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। विभिन्न जलवायु प्रकारों में विभेद करने के लिए 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों वर्षण दक्षता और तापीय दक्षता का प्रयोग किया गया है। विभिन्न जलवायु प्रकारों को इंगित करने के लिए विभिन्न वर्गों का उपयोग किया गया है। जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में वनस्पति को प्रमुख आधार बनाया गया है। थॉर्नवेट ने अपनी योजना में रही कमियों को 2 बार संशोधित योजना प्रस्तुत करके दूर करने का प्रयास किया। थॉर्नवेट के सिद्धांत की भी आलोचना हुई। थॉर्नवेट ने अपना दूसरा वर्गीकरण जलवायु संबंधी तत्वों के आधार पर वर्णित किया है, जिसमें कि भौतिक तत्वों, धरातल, वनस्पति, मिट्टी आदि का प्रभाव नहीं बताया गया है। यह वर्गीकरण सैद्धांतिक दृष्टि से तर्कपूर्ण नहीं होने से जलवायु विज्ञानवेत्ता PR क्रो ने इसे गलत सिद्ध कर दिया। वाष्प मापन के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया वह प्रत्येक स्थान की वाष्प मापन के लिए सही नहीं बैठता है, अतः वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण है। थॉर्नवेट ने अपने वर्गीकरण को बहुत विस्तृत और जटिल बना दिया है। जो भाग था उसमें कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था, आज थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा, और अब इन दोनों की हम तुलना करें तो सारणी के अंदर एक तरफ थॉर्नवेट का बताया गया, एक तरफ कोपेन का। थॉर्नवेट की जो वर्गीकरण है वह संख्यात्मक है। कोपेन का वर्गीकरण भी संख्यात्मक होते हुए भी तथ्यपरक है, मतलब ये थॉर्नवेट के मुकाबले बेहतर है। दूसरा, इस वर्गीकरण में अंग्रेजी के छोटे तथा बड़े अक्षरों का अधिक जटिलता से थॉर्नवेट ने प्रयोग किया है, जबकि कोपेन ने अपने वर्गीकरण में खास तौर से संकेत सहित छोटे तथा कुछ ही बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये बेहतर है। तीसरा, यह जलवायु सैद्धांतिक ना होकर सैद्धांतिक ना होकर केवल जलवायु के तत्वों पर ही आधारित है, जबकि कोपेन का वर्गीकरण पूर्ण रूप से सैद्धांतिक आधार पर विकसित किया गया है। थॉर्नवेट ने अपने वर्गीकरण में जलवायु सीमाओं को P/E तथा T/E अनुपात सूत्र के आधार पर माना है, अतः इस जलवायु सीमाएं काफी जटिल हैं। जबकि कोपेन का वर्गीकरण में जलवायु सीमाएं ताप तथा वर्षा के निश्चित मानों के आधार पर मानी गई है, अतः वर्गीकरण की सीमाएं काफी सरल हैं। इसमें छोटे अक्षरों के संकेतों की कमी है, अर्थात जल्दी याद हो जाता है। थॉर्नवेट की बात कर रहे हैं हम, जबकि कोपेन का वर्गीकरण छोटे अक्षरों वाले संकेतों की अधिकता है, अतः याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। यह एक मान्य वर्गीकरण है और कोपेन का ज्यादा मान्य वर्गीकरण है। तो कोपेन के वर्गीकरण को थॉर्नवेट की वर्गीकरण के जो जलवायु वर्गीकरण है उससे हम देखें तो वो बेहतर स्थिति में पाया जाता है। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, विश्व का मानचित्र, ये थॉर्नवेट के 1948 में जो इन्होंने आर्द्रता के आधार पर या यूं कहें वर्षण की प्रभाविता के आधार पर जो मानचित्र दिया था या जलवायु वर्गीकरण दिया था, उसको इस चित्र के ऊपर हमने दर्शाया है।
तो हमने अपने इस दूसरे जो भाग था इसमें थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में जाना कि इन्होंने किस प्रकार से अपने वर्गीकरण को जब दिया तो वर्षन की प्रभाविता और जो तापीय दक्षता है उनके आधार पर वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। और जब इनके वर्गीकरण हुआ तो इनकी वर्गीकरण की आलोचना भी हुई। आलोचना किन किन बिंदुओं पे हुई वो हमने अध्ययन किया। साथ ही हमने थॉर्नवेट और कोपेन दोनों के वर्गीकरण का तुलनात्मक या एक तरीके से दोनों को एक साथ रखकर उनकी तुलना करके देखी तो हमने पाया कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा सरलीकृत है और उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। मान्य दोनों ही हैं लेकिन कोपेन के वर्गीकरण को थॉर्नवेट के वर्गीकरण से ज़्यादा मान्यता